आज का टॉपिक है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वाच्य क्या होता है? किसी बात को प्रकट करने का तरीका होता है। किसी बात को प्रकट करने के तरीके को वॉइस कहते हैं। वॉइस या वाच्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एक्टिव वॉइस, जिसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और नंबर दो, पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे ही रोट ए लेटर, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, यानी कार्य को करने वाला कर्ता ही होता है। यहाँ पर लिखने का कार्य किया जा रहा है और लिखने का कार्य कर्ता ही कर रहा है, अतः सब्जेक्ट ही कर्ता के रूप में ही है, अतः ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। नंबर दो, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। जैसे यही वाक्य है, ही रोट ए लेटर। अब पैसिव वॉइस में ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट बन जाता है। ए लेटर पास्ट टेंस में वाक्य है तो वाज वेयर लगते हैं कर्ता के अनुसार, ये नया कर्ता हो गया ए लेटर। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ए लेटर, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। ए लेटर एक वचन का करता है तो वाज, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ए लेटर वाज रिटन, बाई के साथ यही का ऑब्जेक्ट हिम। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, इस वाक्य में ए लेटर जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट बन गया और यही जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, गौड़ हो गया। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, इस वाक्य में कर्म प्रधान हो गया, इसलिए ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। एक बात है कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस ऑब्जेक्ट की प्रायः पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वाक्य को सकर्मक होना चाहिए, क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तभी प्रायः पैसिव बनती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलना। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं
और अंत में बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ये तो रहा सामान्य नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो नियम तो यही रहेगा, लेकिन टेंस के अनुसार नियम हो जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो नए कर्ता के अनुसार इजय में आया आर का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और अंत में बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। जैसे मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सामान्य नियम यही होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर सहायक क्रिया लगाते हैं टेंस के अनुसार, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं पैसिव वॉइस में, अंत में बाई के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। तो मोहन सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है मुख्य क्रिया, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। यही ए सॉन्ग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा और इसे कहते हैं नया कर्ता। ए सॉन्ग, इस नए कर्ता के अनुसार अब हमें इज एम या आर लगाना है। क्योंकि कर्ता एक वचन है तो इज लगाएंगे। ए सॉन्ग इज, ये सिंग मुख्य क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ए सॉन्ग इज संग, बचा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट मोहन, बाई के साथ इसको लिख लेते हैं। ए सॉन्ग इज संग बाई मोहन। He writes a letter. ए लेटर ऑब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट बन गया। एक वचन है इसलिए इज लगा लेंगे। ए लेटर इज, राइट्स का थर्ड फॉर्म रिटन। ए लेटर इज रिटन बाई के साथ ही का ऑब्जेक्ट हिम। ए लेटर इज रिटन बाई हिम। He gives me some money. इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और सम मनी। दोनों में से किसी एक से पैसे बना लेंगे, दूसरा जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। तो पहले मी से बनाते हैं। यही करता है, गिव्स क्रिया, मी ऑब्जेक्ट, सम मनी ऑब्जेक्ट। तो पहले मी से पैसे बनाते हैं। आई के साथ एम क्रिया लगती है। आई एम, गिव्स का थर्ड फॉर्म गिवन। दूसरा ऑब्जेक्ट जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा। जैसे मी तो यहाँ आ गया, सब्जेक्ट बन गया, तो गिव के बाद सम मनी बाद में आ जाएगा। आई एम गिवन सम मनी बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। अथवा सम मनी से बना सकते हैं। सम मनी इज गिवन टू मी, या मी कोई भी लिख सकते हैं, मी बाई हिम।
ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय इज, एम या आर के बाद नॉट लगाते हैं। शेष नियम सब वही होते हैं। जैसे ही डज नॉट हेल्प मी, ये वाक्य निगेटिव है। नियम तो वही होता है पैसिव का। यही करता, डज हेल्प क्रियाएं हैं, मी ऑब्जेक्ट, तो वही मी सब्जेक्ट बनेगा। मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम लगेगा। आई एम, तब नॉट, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम। डज नॉट राइट द एसे, द एसे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा। द एसे एक वचन का सब्जेक्ट, इज, तब नॉट, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया हमेशा इज एम आर लगेगी, नए कर्ता के अनुसार। डू डज का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को पैसिव में बदलना। नियम तो सब वही होते हैं। जिस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया या क्वेश्चन वर्ड पहले कर दिए जाते हैं, उसके बाद कर्ता होता है। यानी अगर यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इज एम आर पहले होता है, तब कर्ता, तब क्रिया, तब ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एस टाइप होता है तो पहले डब्ल्यू एस टाइप शब्द, तब सहायक क्रिया, तब कर्ता, तब मुख्य क्रिया, तब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से पैसिव के, इंट्रोगेटिव के पैसिव में पहले सहायक क्रियाएं आ जाएंगी, जे एम आर, नए कर्ता के अनुसार। जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग इंट्रोगेटिव वाक्य है। अब इसकी पैसिव में हमें इज एम आर पहले लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर। अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो पहले इज लगाएंगे। अगर संयोग से मी आदि है, आई आता है सब्जेक्ट, तो एम लगाते हैं। अगर कर्ता ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट बहुवचन होता है तो आर पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, ये एक वचन है, इसका मतलब कि हमको इज पहले लगाना है। इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इज ए सॉन्ग, यही हो गया नया कर्ता, इज ए सॉन्ग। अब सहायक क्रिया यहाँ हो गई ये कर्ता। अब मुख्य क्रिया का स्थान है सिंग का थर्ड फॉर्म संग, इज ए सॉन्ग संग बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। इज ए सॉन्ग संग बाई हिम।
अगर एक्टिव वॉइस होता है तो ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, तो वही इज एम आर कर्ता से पहले हो गए तो प्रश्नवाचक हो गया। नियम सारे वही होते हैं लगभग। डू यू नॉट प्ले हॉकी? डू यू नॉट प्ले हॉकी? ऑब्जेक्ट है हॉकी, एक वचन है, इज लगाना है। इज फिर नया कर्ता या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हॉकी, इज हॉकी। प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट सब्जेक्ट के बाद हुआ करता है तो वही नियम यहाँ भी रहेगा। इज हॉकी नॉट प्लेड बाय यू? यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है, यू। इज हॉकी नॉट प्लेड बाय यू? WS टाइप का इंट्रोगेटिव सारी बनावट यही होगी। पहले WS टाइप होगा, तब इज एम आर, तब सब्जेक्ट। जैसे व्हाई डज ही पनिश यू? व्हाई डज ही पनिश यू? क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों पहले लिख लेंगे, व्हाई। अब ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, उसी को देखना होगा कि क्या है, उसी के अनुसार हमें इज एम आर यहाँ लगाना है। क्योंकि यू है ये हमेशा बहुवचन हुआ करता है, इसका मतलब कि हमें आर लगाना है। तो व्हाई आर, तब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू, व्हाई आर यू, तब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व्हाई आर यू पनिश्ड, बचा ही सब्जेक्ट बाय हिम, व्हाई आर यू पनिश्ड बाय हिम। When does he help them? When does he help them? When पहले फिर हो जाएगा ज्यों का त्यों। अब ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि हमें इज एम आर लगाना है। देम है, बहुवचन है, इसका मतलब कि हमको आर लगाना है। व्हेन आर, देम का सब्जेक्ट दे, व्हेन आर दे। अब थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्पड, व्हेन आर दे हेल्पड बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। लेकिन हु वाले वाक्य की पैसिव भिन्न ढंग से बनती है। हु हेल्प्स यू। हु वाला वाक्य हमेशा अपवाद हुआ करता है। ये हु क्वेश्चन वर्ड भी होता है और प्रायः सब्जेक्ट भी, इसीलिए इसकी पैसिव भी थोड़ा भिन्न हो जाती है। हु वाले वाक्य की पैसिव में पहले ही बाय हुम कर देते हैं। बाय, हु का ऑब्जेक्ट हुम, बाय हुम। अब इज एम आर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है यू, बहुवचन, इसलिए आर, बाय हुम आर, तब यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया या नया कर्ता हो गया। बाय हुम आर यू, बचा हेल्प, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड
बाय whom आर यू हेल्प्ड, who teaches you, तो हु का बाय whom, फिर यू है ऑब्जेक्ट, आर सहायक क्रिया, बाय whom आर, फिर यू सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, बाय whom आर यू टाट। बस आज की टॉपिक में बस इतना ही, दूसरा अगले दिन।